बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आउटकम डिटेलिंग का इंतजार करिए, कुछ भी ऐसा आया तो उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब तक जो अपडेट्स आ रहे हैं, पॉलिसी जस की तस, स्टैंड्स वही, दरें वही, ये सब अब तक कंटिन्यू हो रहा है ऐसा लग रहा है। तो पिछली बार के झटके के बाद कुछ फर्दर झटके के इंडिकेशंस अब तक नहीं आ रहे हैं। और जो यूएस में हुआ, यूएस का डाउ जो था खुला तो सुस्ती था, 30-35 पॉइंट, गिरते 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 वो 400 पॉइंट दबाव में पहुंच गया। पर वो उनके अपने रिजल्ट सीजन स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन ज्यादा देखूं, उसको ज्यादा रीड करने की जरूरत है नहीं इस समय यूएस के, है ना। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ है, क्योंकि मैं क्यों थोड़ा सा आज एक और रीजन से कॉशियस हूँ, क्योंकि जब भी मार्केट में रैली बनती है उस पर भाजी कौन मारता है? फेड, राइट? तो आज एक फेड के 2-3 स्पीकर्स हैं, उनका इस हफ्ते बड़े बयान आते हैं, और नीरज जी ने शायद फॉलो किया होगा इनको। ये जो वाइस चेयरमैन है लेल बर्नार्ड, उनका बयान कल आना है। तो ये 3-4 बयान आने हैं, और आज काफ़ी यूएस में बड़े आंकड़े भी आने हैं। पीपीआई का आंकड़ा आना है, एक रिटेल की उनकी बिक्री का आंकड़ा आना है, और एक उनकी जो वो आईआईपी नहीं बोलते, वो आईपी बोलते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने आईआईपी लिखा है, वो वाला आंकड़ा आना है उनका। तो ये बड़े आंकड़े आने हैं, और अगर ये आंकड़े अच्छे आ गए ना, तो फिर वो फेड वाले बोल देंगे कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो हम नहीं रेट करने वाले हैं। तो वो मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर है। और कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई यूएस में। कल टेस्ला 7% ऊपर था, 7 या 8%, और उसकी वजह से नैस्डैक चला। बाकी वरना यूएस मार्केट में एक्चुअली कल कोई बहुत ज़्यादा अच्छा मूड नहीं था, लेकिन किसी भी वजह से चला, नैस्डैक तो फिर भी चला। तो वो जो एक इंडिकेशन अब हमारा बन गया है, बहुत क्लियरली एक मूव बन गया है कि अब आप आईटी स्टॉक्स में अब आप डिक्लाइन पर बाय करें, और इवन एक ETF भी बना सकते हैं आप आईटी का अब इस समय, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। क्योंकि ये साल हो सकता है कि मार्केट एक बार आपको एक और लो बनाए चौथी तिमाही के बाद, लेकिन क्योंकि वैल्यूएशन फेवर में आ गए हैं आपके, इसके लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक पैसा बनेगा। अब इन लेवल से काफ़ी डिक्लाइन आ चुकी थी, और मार्केट ने एटलीस्ट प्राइस वाइज तो वो इंडिकेशन दिया है। एक और चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा था पिछले कई दिनों से, कि पैसा आईसीआईसीआई बैंक से निकलकर इन्फोसिस में जा रहा है। मतलब मैं डिलीवरी वॉल्यूम्स देख रहा था दोनों स्टॉक्स के, आईसीआईसीआई बैंक के और इन्फोसिस के, लास्ट 4-5 दिन से मिरर कर रहे हैं। तो मतलब एक लीडरशिप चेंज का भी इसमें इंडिकेशन आता है कि आईसीआईसीआई बैंक लगातार पिछले कई दिनों से गिर रहा है, सिर्फ कुछ एफआईआईज प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इसकी वजह से गिर रहा है। देखिए, कल भी आईसीआईसीआई बैंक रेड में था, पूरी मार्केट में रैली थी, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक कल रेड में था। और वही इन्फोसिस देख लीजिए, इन्फोसिस का चार्ट देखिए आप, 7 दिन का चार्ट। तो ये और जो डिलीवरी नंबर्स हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैच कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, ये सब चीज़ें देखिए हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, ये चीज़ें हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नोट्स तो है नहीं एफआईआईज के। तो हम एक कैलकुलेटेड गेस बनाते हैं कि ये कुछ हो रहा है मार्केट में। तो ये एक चीज़ हो रही है मार्केट में कि पैसा निकल रहा है आईसीआईसीआई बैंक से, और वो जा रहा है इन्फोसिस में। एक और जो थीम अभी भी बाय द वे इंटैक्ट है, वो है चाइना की थीम। हालांकि पिछले 2-3 दिन से मेटल्स करेक्ट हो रहे हैं, मेटल स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ग्लोबल मेटल प्राइसेस अभी भी करेक्ट नहीं हो रही हैं। हालांकि गोल्ड कल थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, लेकिन बाकी के जो मेटल्स हैं, बेस मेटल्स जो हैं, स्पेशली नॉन फेरस मेटल्स जो हैं, वो अभी भी स्ट्रांग है। तो वो थीम अभी भी इंटैक्ट है, और वहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि अभी शायद आपको आगे अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे वहाँ पर भी। चाइना पे तो कुछ डेटा पॉइंट पे टच अपॉन भी करने की जरूरत है, लेकिन वो क्लैरिटी आ गई है। वो YCC यील्ड कंट्रोल कर्व में कोई बदलाव नहीं।